बेसिक्स में? यस। यस, क्या हमने पढ़ लिया अभी तक? रेजोनेंस इफेक्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। यस, और बताओ। और क्या पढ़ा था हमने? मैम लास्ट में रेजोनेंस के टाइप्स एंड कुछ ग्रुप्स जो प्लस आर माइनस आर दोनों शो करते हैं वो पढ़ा था। प्लस आर और माइनस आर में बता दिए थे, प्लस आर कौन शो करता है, माइनस आर कौन शो करता है। यस मैम। यस, और बोथ भी बता दिए थे। हाँ। विच शो बोथ। ओके, देखो हम थोड़ा सा और इसको कंप्लीट कर लेते हैं रेजोनेंस को। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। तो रेजोनेंस में मैंने आपको बता दिया था 2 टाइप का रेजोनेंस होता है, प्लस आर माइनस आर। और कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है, कुछ एग्जांपल्स थे और कुछ ऐसे ग्रुप्स भी बताए थे जो प्लस आर माइनस आर दोनों शो करते हैं। ठीक है, और वो भी बताया, वो ग्रुप्स भी बताए थे शायद मैंने जो दोनों ही शो नहीं करते, प्लस आर माइनस आर दोनों शो नहीं करते, ये भी बता दिया था। प्लस आर माइनस आर दोनों ही शो नहीं करते, बताया था। NR3 प्लस है। यस मैम। NH3 प्लस OH2 प्लस OR2 प्लस। OR2 प्लस, इनके पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं और ना ही लोन पेयर देने के लिए, और ना ही लेने के लिए खाली जगह है घर में, ना ही जगह है इनके पास, और ना ही देने के लिए कुछ है, तो ना ही तो प्लस आर दिखाएंगे ना ही माइनस आर दिखाएंगे ना। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें एक चीज और क्या आती है रेजोनेंस में, कई बार हमसे ये पूछ लेते हैं किसका प्लस आर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल OH है हमारे पास, सॉरी पहले हमारे पास NH2 है और OH है, दोनों का ही, दोनों के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है एंड ऑक्सीजन इज आल्सो हैविंग लोन पेयर। तो कई बार हमसे पूछ लेते हैं कौन ज्यादा देगा, किसका प्लस आर ज्यादा है। ये भी प्लस आर शो करेगा बिकॉज डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास लोन पेयर है, इसमें भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास लोन पेयर है। तो मैंने आपको आई टोल्ड यू कि whenever directly attached atom is having lone pair then it will show plus R effect। तो लेकिन दोनों में प्लस आर किसका ज्यादा होगा, NH2 का ज्यादा होगा। Why? Because नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना इजीली देगा नहीं है प्लस आर, ठीक है, एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो कंपैरिजन है, देंगे दोनों प्लस आर, बट अगर हम कंपेयर करें तो नाइट्रोजन इजीली दे देगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए NH2 का प्लस आर ज्यादा होता है। ओके, ऐसे ही सिमिलरली OR और OH में देखो, OH एंड OR में किसका प्लस आर ज्यादा होगा, OH एंड OR, OH एंड OR में किसका प्लस आर ज्यादा होगा, OH का ज्यादा होगा। बिकॉज मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब कराया था माइनस आई के ऑर्डर में मैंने आपको लिखाया था, आई टोल्ड यू OR का जो माइनस आई होता है इट इज ग्रेटर देन OH। फिर आई टोल्ड यू कि इसका जो रीजन होता है वो बॉन्ड एंगल से हम बताते हैं, NBEPR नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रोपेन रिपल्शन, से हम बताते हैं इसको। ठीक है, OR का माइनस आई OH से ज्यादा होता है, तो OR का अगर माइनस आई ज्यादा है ऑब्वियसली तो ये इतना इजीली इलेक्ट्रॉन देगा नहीं एज कम्पेयर टू OH। तो प्लस आर आपका OH का ज्यादा होता है, याद ध्यान रखना है इसको। अगर आपने कोई भी रिंग जुड़ी हुई है ऐसे करके, कोई रिंग के ऊपर OH ग्रुप है एंड किसी भी रिंग के ऊपर यू आर हैविंग OR ग्रुप, तो यू हैव टू रिमेम्बर OH के पास लोन पेयर है, OR के पास भी लोन पेयर है, लेकिन OH इजीली दे देगा एज कम्पेयर टू OR। ठीक है, इसका प्लस आर ज्यादा होगा। ये मैंने आपको रीजन भी बताया था, माइनस आई क्योंकि OR का ज्यादा होता है ड्यू टू NBEPR, जो हम बॉन्ड एंगल में पढ़ते हैं। बॉन्ड एंगल अगर आप पढ़ोगे, बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट इसमें ड्रैगो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं हम लोग, उनका बॉन्ड एंगल डिफरेंट होता है, उनके बॉन्ड एंगल सबसे कम होते हैं। ड्रैगो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बॉन्ड एंगल सबसे कम होते हैं। उसी में हम लोग NBEPR वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो मॉलिक्यूल्स NBEPR शो करते हैं उनका बॉन्ड एंगल डिफरेंट होता है। ठीक है, ये हम लोग इनऑर्गेनिक अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगी उसको सब चीजें ना। तो अभी आप ये ध्यान रखो, OR का माइनस आई ज्यादा होता है इसीलिए उसका प्लस आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माइनस आई ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, इसीलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा प्लस आर की। ठीक है, क्लियर है?
क्लियर है भाई? यस। सिमिलरली जैसे NH2 है, NH2 NH2 है और मैंने आपसे पूछ लिया कोई भी अमाइड ग्रुप है NaCO, ठीक है, आपसे पूछ लिया प्लस आर किसका ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली NH2 को ज्यादा, बिकॉज इसका जो लोन पेयर है वो आराम से दे सकता है इसमें, लेकिन जो लोन पेयर है वो इस साइड भी डिलोकलाइज्ड है, इस साइड भी डिलोकलाइज्ड है, तो इस साइड अगर इसको देना है तो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम देगा, ठीक है। NH2 इजीली दे देगा बिकॉज वो कहीं भी डिलोकलाइज नहीं है लोन पे, इजीली नाइट्रोजन के ऊपर लोकलाइज्ड है, आराम से वो प्लस आर दे देगा। तो प्लस आर का जो ऑर्डर है NH2 का ज्यादा होता है NaCO से। सिमिलरली अगर आप OH का ले लो और OCOR का ले लो तो OH का ज्यादा होगा, बिकॉज इसमें लोन पेयर इजीली अवेलेबल है। दोनों में ही सेम कंडीशन है, दोनों में सेम कंडीशन, बस ये ध्यान रखना है कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी OH में ज्यादा है एज कम्पेयर टू OCO, बिकॉज इसका जो लोन पेयर है, मतलब अगर मैं यहाँ फिनाइल रिंग जोड़ देती हूँ, इफ आई अटैच अ फिनाइल रिंग हियर, तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लस आर दे देगा, प्लस आर, बट ये अपने लोन पेयर इसको यहाँ भी ये प्लस आर तो देगा, बट इसका यहाँ पे भी डिलोकलाइजेशन है, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की फॉर प्लस आर इट इज लेस अवेलेबिलिटी, इसलिए इसका प्लस आर थोड़ा सा प्लस OH के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। ये एक दो चीज उसमें बाकी थी जो मैंने आपको बता दिया, क्लियर है? रेजोनेंस इफेक्ट इतना ही है, क्लियर है? रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। रेजोनेंस इफेक्ट में if you have any doubt you can ask. चलो नेक्स्ट चले आप। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक टाइप का रेजोनेंस, एक स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं हम लोग। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? It is a special kind of resonance. You can write it down. It is a special kind of resonance. It is a special kind of resonance in which it is a special kind of resonance in which delocalization of electron takes place, in which delocalization of electron takes place through overlapping in between sigma bond and in between sigma bond and p orbital, sigma bond and p orbital, sigma bond and p orbital, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल, या फिर क्या हो सकता है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सब क्या है मैंने आपको बताया था, चार्ज का होता है, एक टाइप से दुख होता है, तो क्या बढ़ जाता है, जैसे प्लस चार्ज है वो रिंग में आ गया, एक दूसरे एटम के पास चला गया, तो थोड़ा सा क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना हमारी। ऐसे ही हाइपर, ये भी एक टाइप का क्या है, रेजोनेंस ही है। इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन जो होता है, या तो सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल के बीच में होगा, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल, या फिर वो होगा सिग्मा बॉन्ड और पाई स्टार, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो उसका क्या मीनिंग है, मैं सब समझाऊंगी आपको। पहले आप इसका एग्जांपल लिख लो, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल का हाइपर कन्वेक्शन किसमें पढ़ते हैं हम लोग, कार्बोकटाइंस में, कार्बोकटाइंस में पढ़ते हैं, कार्बोकटाइंस में पढ़ते हैं, और फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स में पढ़ते हैं हम लोग, कार्बोकटाइंस एंड फ्री रेडिकल, कार्बोकटाइंस, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के एग्जांपल्स जो है दैट इज कार्बोकटाइन एंड फ्री रेडिकल्स, कार्बोकटाइंस एंड फ्री रेडिकल्स, राइट। और जो आपका सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार है, ये हम किसमें पढ़ेंगे, बेसिकली अल्कीन्स में, एल्कीन्स में पढ़ते हैं। एल्कीन्स में जो ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड और पाई स्टार ऑर्बिटल की वजह से जो हाइपर कॉन्जुगेशन बनता है, ये हम पढ़ेंगे, एल्कीन्स होता है। और अल्काइल हैलाइड्स में भी पढ़ते हैं, अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, RX, अल्काइल हैलाइड्स, राइट। अब हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं। पहले सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल है, कार्बोकटाइन बता देती हूँ, फिर रेडिकल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हेडिंग डालो, कार्बोकटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं।
पहले हाइपर कॉन्जुगेशन का बेसिक कंसेप्ट समझो होता क्या है, ठीक है। पहले तो आप अल्फा अल्फा का मीनिंग समझो, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन का मीनिंग समझो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे को कार्बोकटाइन है, दिस इज माय कार्बोकटाइन C प्लस, ये मेरे को कार्बोकटाइन है C प्लस, ठीक है। इसके साथ जो भी ग्रुप अटैच है, एनी ग्रुप, कोई कार्बन अटैच है, कोई हाइड्रोजन अटैच है, मतलब आप इन्हीं कार्बन मान लो, कार्बन ही मान लो एक बार, तो कार्बन, ये कार्बन अटैच है कार्बोकटाइन के साथ, तो जो डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन के साथ, जो डायरेक्टली अटैच जो भी एलिमेंट है, दैट इज अल्फा, दैट इज योर अल्फा। जैसे कार्बन अटैच है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है, ये क्या हो गया आपके अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, मैंने क्या कहा आपको, अल्फा कार्बन का मतलब क्या है, जो भी आपका कार्बोकटाइन है, कोई भी कार्बोनाइन है, या कोई अल्कीन मान लो, जैसे मान लो ये मेरा अल्कीन है, अल्कीन, इसके साथ जो भी अटैच है, जो भी अटैच डायरेक्टली अटैच है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बोकटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल के साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच है वो आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अल्फा कार्बन क्या होता है और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन क्लियर है भाई, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और अब मेन चीज क्या है, जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है, और हाइपर कॉन्जुगेशन में बेसिकली आपके अल्फा जो CH बॉन्ड होता है ना, अल्फा CH बॉन्ड, वो इन्वॉल्व होता है। इन हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा CH बॉन्ड इज इन्वॉल्व, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कार्बोकटाइन, तो कार्बोकटाइन देखो, कार्बोकटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इसमें मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो कार्बोकटाइन, ये मेरा कार्बोकटाइन CH3 CH2 सिंपल सा एक कार्बोकटाइन लेते हैं हम लोग, इथाइल कार्बोकटाइन CH3 CH2+, ठीक है। अब देखो मैं इसका थोड़ा सा आपको पी ऑर्बिटल करके बनाती हूँ, CH3 CH2+, ये वाला जो हमारा कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये आपको पता है ये कैसे निकालते हैं, दिस इज योर H, दिस इज योर H, दिस इज योर H, ये सब कोवलेंट बॉन्ड है। इसको मैं थोड़ा सा ऑर्बिटल से बना देती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए आपको। ये जो H वाला बॉन्ड है इसको मैं ऑर्बिटल से बता देती हूँ, ये मेरा ये कार्बन का p ऑर्बिटल, ये इसका S ऑर्बिटल, इसका हाइड्रोजन का, थोड़ा सा बड़ा बोलती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, बॉन्डिंग पेयर ऑफ, एक हाइड्रोजन का था इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन का, ये आपका हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड बना, ऐसे ही बनता है सिग्मा बॉन्ड, ऐसे ही बनता है ना, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा कार्बोकटाइल का, ये किसमें होता है, ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन के पास 3 p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p2, तो एक p ऑर्बिटल इसका वैकेंट है, उसी p ऑर्बिटल में क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर वैकेंट, दिस इज योर अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड वैकेंट, वैकेंट p ऑर्बिटल, ये आपका क्या है, अनहाइब्रिड वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। जिसके अंदर क्या है आपके चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, या फिर फ्री रेडिकल में क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल होगा, अनहाइब्रिड वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, देखो हाइपर, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इस चार्ज में आपको क्या बताया था, दुख है, एक टाइप से दुख है उसके पास, कार्बन के पास, तो ये हाइड्रोजन क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन क्या कहेंगे उसको, कि भाई कोई बात नहीं, हम तेरा दुख बांट लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई भी दुख होता है तो एक दो लोगों के साथ हम लोग शेयर करते हैं, तो हमारा दुख कम हो जाता है, तो क्या होगा, ये हमारा जो चार्ज है ये इनके पास चला जाएगा, कैसे होगा, देखो कि ओवरलैपिंग इसके बीच में होगी, ओवरलैपिंग, यहाँ देखना ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है, इसके बीच में जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है इसके बीच में ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो ये जो आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट होगा, इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ,
तो ये क्या, ये H प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए ना आपने, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डबल डबल। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई? ये कैसे हुए इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रांसफर कैसे हुए? तो चार्ज किसके पास आ गया? आपका चार्ज किसके पास आ गया? हाइड्रोजन के पास है। पहले किसके पास था? कार्बन के पास। तो एक तरह से स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा स्टेबिलिटी। अब देखो ये जो हमारा बॉन्ड है ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऑब्वियसली इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक बार इस हाइड्रोजन ने दिए इलेक्ट्रॉन, एक बार ये हाइड्रोजन भी तो दे सकता है, ये वाला एक बार ये हाइड्रोजन भी दे सकता है ना। इसकी स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर में और भी तो बना सकती हूँ। जो तीन हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन एक बारी बारी करके देंगे, तो एक बार आपका दूसरा वाला हाइड्रोजन दे देगा, ये वाला बीच वाला हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड सी एच। सिमिलरली एक बार ये जो नीचे वाला हाइड्रोजन है ये भी दे देगा। तो इस तरह से आपने क्या बनाया? हाइपर कॉन्जुगेटिंग इसके स्ट्रक्चर बना लिए। ठीक है, बना लिए हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, बना लिए। अब देखो, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हमें बनाने, कितने बनते हैं? ऐसा कहा जाता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से प्लस वन कर दो उतने उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पास यहाँ पे ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एक कार्बन, एक अल्फा कार्बन है और तीन अल्फा हाइड्रोजन है ना, तीन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3 + 1 = 4। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे CH2 CH3, अगर मैं ये लेती हूँ, अगर मैं ये लेती हूँ CH2+, ठीक है, अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने? 2 है, 2 + 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। तीन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 4। तो ऐसा लिख लो, एज नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन सॉरी जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कब बढ़ेंगे ज्यादा? जब हमारे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो आप इनडायरेक्टली क्या कह सकते हो? as number of alpha hydrogen increases, stability of कार्बोकैटायन of free radical increases। अब free radical भी बता देते हो, free radical में क्या है? कुछ नहीं है, सेम यही चीज है। free radical में क्या होगा? देखो, free radical में जैसे कि ये सेम चीज, इसमें जो वैकेंट p ऑर्बिटल है इसमें क्या फ्री रेडिकल है? तो पहले यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, H ले लो, HH, ठीक है। पहले ये वैकेंट p ऑर्बिटल था, इसमें पॉजिटिव, जो हमने कार्बोकैटायन में क्या था? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। अब मेरे पास क्या है? फ्री रेडिकल। कोई बात नहीं, हाइड्रोजन क्या कहेगा इसको? मेरे से ले लो आप, एक पे एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। ठीक है, ऐसे करके एक हाइड्रोजन अपने पास रख लेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इसको दे देगा। किसको दे देगा? इसको। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा? डबल CH। ठीक है, HH, और ये क्या बन गया हमारा? H रेडिकल। H रेडिकल बन गया, डबल बॉन्ड CH। ठीक है, सिमिलरली आपके जो और जो है वो बना दे, ये वाला हाइड्रोजन भी दे सकता है सेकंड वाला, अगर सेकंड वाला दे देगा, सेम सेम चीज है। ठीक है, राइट, ऐसे ही थर्ड वाला दे सकता है। थर्ड वाला हाइड्रोजन भी यहाँ पे, बिकॉज दिस इज सिंगल बॉन्ड, सॉरी दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पर क्या है? फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो बारी बारी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग किसमें हो रही है? ध्यान रखना, ओवरलैपिंग किसमें हो रही है? सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, या सिग्मा पाई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो या सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हो, एंड वेकेंट p ऑर्बिटल के बीच में आपकी क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है। क्योंकि बॉन्ड कब बनती है? बॉन्ड तो कभी भी नहीं ना जब ओवरलैपिंग होगी। और ओवरलैपिंग तभी होती है किसी भी आपकी ऑर्बिटल्स की जब उनकी ओरिएंटेशन बराबर हो, तो उनकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। पढ़ते ना, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एक्सियल एंगल ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको इसके p ऑर्बिटल के साथ एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आना पड़ेगा अगर इसको बॉन्ड बनानी है। ठीक है, और यहाँ पे ओरिएंटेशन इजीली पॉसिबल है बिकॉज ये फ्री रोटेशन इसमें पॉसिबल है, इसलिए आराम से ये सब आके इसके अंदर बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई? आप बना लोगे थर्ड स्ट्रक्चर। और तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे आपके पास उतने ही ज्यादा क्या होंगे? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है? यस मैम। ओके, अब देखो,
अब अपन करते हैं नेक्स्ट। आपको एक फर्स्ट दो मैंने इसमें क्लासिफिकेशन बताया, सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। दूसरा मैंने बताया सिग्मा बॉन्ड और पाई स्टार, उसका जो एग्जांपल होता है अल्कीन्स। ये जैसे मेरा अल्कीन है, अल्कीन, ठीक है, इसका ये कार्बन है, राइट। अब पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है, अल्फा कार्बन, इसका ध्यान रखना है। बहुत बार गलती हो जाती है, एक्चुअली करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती है इसी गलती। इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना, ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये तो एल्कीन का पार्ट है, ये एल्कीन है। इसके साथ जो भी ग्रुप अटैच है, जो भी अटैच है मीन्स कार्बन, इसको लिख लो अच्छे से, कार्बन अटैच टू डबल बॉन्ड। जो कार्बन अटैच हुआ किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। जो कार्बन अटैच है किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ, जैसे कि ये वाला कार्बन, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। कार्बन अटैच टू डबल बॉन्ड इन नॉन, क्योंकि कार्बोकटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इन सब में तो क्या हमें एग्जैक्टली दिख जाता है। लेकिन इस अल्कीन में क्या होता है, हम लोगों को ऐसे दिखाया नहीं होता, हम लोगों को ऐसे चेन के फॉर्म में दिया होता है। इस तरह से हमें समझना पड़ता है कि ये जो है, इसमें ये वाला जो पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन, ये क्या है आपकी अल्फा कार्बन वाली पोजीशन है। तो कार्बन अटैच टू डबल बॉन्ड आर अल्फा कार्बन, ठीक है। एंड कार्बन अटैच टू डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच टू, और जो हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन अटैच होंगे अल्फा कार्बन के साथ उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखना, ये मीन्स यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना, ये वाले, ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है। किसके लिए है, ये अल्कीन के लिए, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो, जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूं, आप मुझे इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताओ, बताओ अभी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बता दो। क्योंकि देखो अल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, अल्कीन की स्टेबिलिटी वो अल्फा हाइड्रोजन से ही डिटरमाइन होती है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे अल्कीन में, उतने ही ज्यादा उसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो ये ध्यान रखना। तो जितने पहले अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हुआ लेकिन उतनी ज्यादा स्टेबल रहेगी, ठीक है। अब मुझे बता दो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, 6। 6, ओके। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गई इसकी, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है दैट आर योर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो आगे इसका हाइड्रोजन स्ट्रक्चर मैं आपको समझाती हूँ इसका। पहले तो ये देखो सिग्मा पाई बॉन्ड बनता कैसे है, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी के बीच में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, देखो भाई, पाई बॉन्ड बनता है कोलेटरल ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग से। मींस आपका एक ही पी ऑर्बिटल है, दिस इज योर पी ऑर्बिटल, ठीक है। एक नोड इसकी पॉजिटिव, एक माइनस, ये होता है पी ऑर्बिटल। अगर ये सेम फेज में ओवरलैप करते हैं, सेम फेज में, ठीक है, इसको बोलते हैं एडिटिव मिक्सिंग, एडिटिव मिक्सिंग, ठीक है। सेम फेज में अगर ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साइड में आके, अगर ये एकदम सेम, अगर आपके एक्सिट एक्सिट ओवरलैपिंग करेंगे, अगर ये इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं ना, इस तरह से, तो उससे बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से करते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, यहाँ से प्लस प्लस। लेकिन अगर ये साइड में आके ओवरलैपिंग करते हैं, इसको बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग, इससे बनता है आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। कैसे दिखाओगे पाई बॉन्ड को, आप इस तरह से दिखाते हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ऊपर पॉजिटिव वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे वाला आपका नेगेटिव वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऐसे दिखाते हैं हम लोग, इसी तरह से दिखाते हैं। और अगर हमारा ये तो हमारा पाई बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड ऐसे बनता है। और अगर हमारा एंटी बॉन्ड नहीं है, अगर पाई बॉन्ड बन रहा है, कोई भी आपको दो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्ट होते हैं, जब भी इंटरेक्ट होते हैं एक बॉन्डिंग बनाते हैं, एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। एंटी बॉन्डिंग कैसे बनी, अगर ये आउट ऑफ फेज ओवरलैप रही है, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग, ये प्लस और माइनस है, ठीक है। और ये हमारा ऑपोजिट फेज है, यहाँ पर आप अगर ये माइनस लिखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखो। और अगर आप यहाँ पे प्लस लिखते हो बीच में, तो माइनस और प्लस लिखना है, आपको ऑपोजिट लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, इस तरह से, ठीक है। डिफरेंट फेज में होगा ना ये, इस तरह से बनता है, इस तरह से बनाते हैं ना वो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देखो आपको ध्यान हो तो वैसे इनऑर्गेनिक में ये सब आपको पढ़ाएंगे हम लोग। पाई ऑर्बिटल होता है कैसा होता है, ये जीरेड है कि अनजीरेड है, जीरेड समझते हो, जीरेड अनजीरेड। जीरेड मीन्स क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, मीन्स अगर आप इस डायरेक्शन में जाओ और इस डायरेक्शन में जाओ तो आपको सेम सिमेट्री मिले। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव है, दिस इज नॉट जीरेड, दिस इज अनजीरेड। तो जो पाई ऑर्बिटल होता है उसकी सिमेट्री कौन सी होती है, अनजीरेड। और जो आपका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होता है, ऑर्बिटल होता है, उसमें देखो अगर आप इस ऊपर जा रहे हो तो यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, नीचे जा रहे हो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, अगर आप इस साइड जा रहे हो
तो यहाँ प्लस है, इस साइड जा रहा है तो भी प्लस है, सेम सिमेट्री मिले। तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है दैट इज योर जीरेड। कैसा होता है वो? जीरेड होता है, ठीक है, जीरेड अनजेड ध्यान है। जबकि सिग्मा बॉन्डिंग जो होता है, सिग्मा बॉन्डिंग वो जीरेड होता है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो होता है ना, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कैसा होता है आपका? अनजेड। जबकि पाई में बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपका अनजेड होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपका जीरेड होता है। ऐसे तो इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते ही होंगे सब, पढ़ते हो लोग, पढ़ा है आप लोगों ने ये? देखो सिग्मा बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होते हैं ना, सिग्मा बॉन्डिंग वो जीरेड होते हैं। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो अनजीरेड होते हैं, ठीक है। दो सिग्मा बॉन्ड को सेम फेज में ओवरलैप कराओ, जीरेड दिखेगा आपको, सेंट्रो सिमेट्री दिखेगी। सिमिलरली पाई बॉन्ड, ये मैंने आपको भी बताया, अगर वो बॉन्डिंग है, अगर पाई बॉन्ड आपका बॉन्डिंग है तो क्या हो रहा है? अनजीरेड। अनजीरेड दिखा ना आपको, उसमें एक आपको सेंट्रो सिमेट्री नहीं दिखी है कहीं भी। और अगर आपका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो कैसा होता है? जीरेड, ठीक है। चलो ये तो मैं आपको कुछ और ही बताने लग गई। अब देखो ये हमारा क्या है, हमारे दोनों जो ऑर्बिटल है, सी डबल बॉन्ड सी में आपको अल्कीन बता रही थी, ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? इन दोनों के जो पी ऑर्बिटल है इन्होंने ओवरलैपिंग की, साइडवेज ओवरलैपिंग। कैसे ओवरलैपिंग की इन्होंने? साइडवेज। ये इनके पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरह से मैं दिखा दूं, इसको मैंने इस तरह से दिखाया है, ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसको मैंने इस तरह से दिखाया है, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन दिखा देती हूँ मैं। अब इस ये जो अल्कीन है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो इसके पास जो कार्बन अटैच है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है, ये मैं हटा देती हूँ स्पेस, इसको मैं हटा देती हूँ। ये जो मेरा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, इसके अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इस अल्फा हाइड्रोजन को इस तरह से दिखा देती हूँ, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को मैं क्या कर देती हूँ, थोड़ा सा इस तरह से दिखा देती हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गोल गोल बनाना, सल्फर का जो सिग्मा बॉन्ड होता है, तो एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है भाई, तो ऐसे करके इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। ये किसके हैं? हाइड्रोजन के, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर ये आपका पाई बॉन्ड बना रहा है, अल्कीन आपका क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है पाई बॉन्ड। तो अगर ये पाई बॉन्ड बन रहा है तो इसका एक इसका ऑब्वियसली इसका पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होगा इसका पाई स्टार, उसको मैं डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ, उसको मैं डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ। अगर ये पाई बॉन्डिंग बना रहा है तो इसका क्या होगा? एक एंटी बॉन्डिंग भी होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग में ऐसे बना देती हूँ इस तरह से, इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये पाई बॉन्ड, ये जो हमारी पाई बॉन्ड बनी है ना, सी डबल बॉन्ड सी, ये जो पाई बॉन्ड है इसका मैं एंटी बॉन्डिंग बना रही हूँ, ठीक है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग, राइट। ये क्या है इसके? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। दीज आर योर वेकेंट, यू कैन से वेकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये वेकेंट किसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? एल्कीन, जो भी आपने एल्कीन ली है, पाई बॉन्ड बनाती है ऑब्वियसली, डबल बॉन्ड है, उस जो पाई बॉन्ड जो उसने बनाया, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भी होगा, तो उसका मैंने एंटी बॉन्डिंग बनाया। तो जो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, ये जो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये हाइड्रोजन, ये इसको देता है, किसको? वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, इसको देता है। ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है? सिग्मा बॉन्ड एंड वेकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसका कैसे स्ट्रक्चर बना हो गया? आप इस हाइड्रोजन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन अपने जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से दे दिए तो H+ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे H+ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, इसको दे दिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसने इसको दिए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? इस वाले कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगी, तो दिस इज योर दिस, ठीक है। हाइड्रोजन आप लोग बना लेना इनकी, राइट, इस तरह से आपको बनाना है थोड़ा और। ये तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में बनाया, इसको उतार लो, फिर मैं आपको सिंपल चेन के फॉर्म में बना के दिखा देती हूँ। पहले इसको उतार लो, कि बस आपको ये मैं समझा रही हूँ, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने इनके पैकेट भी ऑर्बिटल इसीलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए कि जो ओवरलैपिंग हो रही है किसके बीच में हो रही है, आपके सिग्मा बॉन्ड और वेकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इथीन बोल सकते हैं या आप अल्कीन बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, रोटेशन पॉसिबल, एक बार ये हाइड्रोजन देगा, एक बार ये हाइड्रोजन देगा, एक बार ये हाइड्रोजन देगा ना, बारी बारी से कार्बन का आराम से दे सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी,
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस एच माइनस एच, आपको बाद में बताऊंगी। बस आप ये ध्यान रखो कि हाइपर कॉन्जुगेशन दो टाइप्स का होता है, सिग्मा ओवरलैप मींस एक टाइप से ओवरलैपिंग और एक टाइप से रेजोनेंस होता है। या तो सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल से दिखा सकता है, तो सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप विद पी ऑर्बिटल, ठीक है, उसमें उसका एग्जांपल हमने देखा कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। या सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग किसके साथ दिखाएगा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल के साथ, उसका एग्जांपल हमने फेमस एग्जांपल पढ़ा वो है एल्कीन्स। और एल्कीन्स की तो जो स्टेबिलिटी होती है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ही देखते हैं। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बढ़ती है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, इसको अब मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता के दिखा सकती हूँ। ठीक है, H प्लस, राइट, ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका C माइनस। ठीक है, एच एच आप इनके बना लेना भाई, कार्बन के वैलेंसी कंप्लीट कर लेना, एच एच। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर में अब ये वाला एच दे सकता है दूसरे वाला, और दूसरे वाला एच प्लस दे। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर बना लो, जितने जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन है उससे प्लस वन आपके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला दे दो, नीचे वाला एच प्लस। ठीक है, क्लियर है भाई, ये क्लियर है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन प्लस, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उसे प्लस वन कर दो, उतने आपके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बने। ठीक है, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, राइट। अब देखो नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये मेरी कोई भी एल्कीन बताई मैंने आपको, एल्कीन बताई, इसके साथ मैंने क्या बताया, sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है, CH3 बताया। जैसे ये मैंने अभी आपको बताया बताया था ना अभी, इसका ऑर्बिटल व्यू करके। अब देखो मैंने क्या किया, इसको एक रिंग की फॉर्म में बना दिया, ये बना दिया रिंग की फॉर्म में, बन गया ना भाई। तो वही सेम चीज इसमें आप हाइपर कॉन्जुगेट कैसे दिखाओगे, ये लॉन्ग, ये इसके बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और ये यहाँ शिफ्ट होंगे, वही सेम चीज क्या दिखाएगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन। सिमिलरली इसके स्ट्रक्चर बना सकते हो आप लोग, और स्ट्रक्चर बना सकते हो ना, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाना है आपको। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये सी एच एच, और यहाँ पे क्या देगा एच प्लस। ठीक है, ये किसके बीच में हो रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक वेकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वेकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वेकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हमारी क्या है, सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई स्टार के बीच ओवरलैपिंग की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, राइट। तो इसको आप आगे भी शिफ्ट करके दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब क्या देखना है आपको, एक चीज इसमें आप प्लस एच और माइनस एच बताई देती हूँ। तो प्लस एच का मतलब क्या होता है, अगर आपका जो सोर्स है, जैसे मेरा CH3 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है तो वो होता है प्लस, जैसे मैं इंडक्टिव इफेक्ट में किया था, जेड के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा था तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सिमिलरली हियर अगर आपका सोर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो हमारा सोर्स है मींस जो CH3 जो भी हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो प्लस एच दिखा रहा है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो माइनस एच। प्लस एच का एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया, CH3 सिंपल टोलुइन में CH3 का क्या लगता है, प्लस एच लगता है। आपको बस ध्यान ये रखना है डबल बॉन्ड के आपके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर ये हाइड्रोजन नहीं है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, एल्कीन में आपको ध्यान रखना है। अब देखो माइनस एच का एग्जांपल क्या है, माइनस एच का एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की जगह आपको क्या ले लूं, क्लोरीन ले लेती हूँ। अगर मैं क्लोरीन ले लूं, अगर मैं हाइड्रोजन की जगह क्या ले लूं, क्लोरीन। बंद हो गया व्हाइट बोर्ड, एक सेकेंड। ओके, तो दिख रहा है अभी
अभी दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? Yes, ma'am. हाँ, अब देखो, अगर मैंने यहाँ क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन तो क्या होगा, देगा नहीं, ले लेगा ये क्लोरीन तो वापस अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, मींस इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, जैसे हाइड्रोजन दे रहे थे, यहाँ पर Cl क्या करेगा, लेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी और ये Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये इसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये Cl माइनस बनाओगे, Cl माइनस, और ओवरलैपिंग क्या होगा, यही सेम ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड एंड ये जो डबल बॉन्ड है इसका क्या होगा, वेकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब Cl राइट, और ये आपका यहाँ पे क्या चला जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये बाकी के डबल बॉन्ड आप बना, ठीक है, क्लियर है भाई। इस तरह से आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना, देखो आपको इसमें क्या है, क्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, डबल बॉन्ड दे रहा है, ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन कहां से देगा, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल से, इसमें पाई स्टार काम नहीं आएगा, इसमें कौन सा काम आएगा, पाई, और इसका तो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल काम आएगा, और ये लेगा इलेक्ट्रॉन Cl, तो Cl इलेक्ट्रॉन कहां लेगा, अगर Cl ने सिग्मा बॉन्ड बनाया तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा, तो किस में लेगा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, तो इलेक्ट्रॉन किस में लेगा, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में देगा, कौन, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ, ये जो भी आपके C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है, इसका पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल देगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन उसके किस में, पाई पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में ही है ना, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, और ये किसको देगा अपने, Cl किस में लेगा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, और इस तरह से आप इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप इसको दिखा दो यहाँ पे, फिर पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ दिखाओगे तो पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बारी बारी से फिर Cl, एक बार Cl ने ले लिया, एक बार ये Cl ले लेगा, एक बार ये Cl ले लेगा, ठीक है, क्लियर है भाई। ठीक है, तो अब हमारे सोर्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस एच वोल्टेज, ठीक है। तो आपका हाइपर कंजुगेशन इज ऑफ टू टाइप्स, हाइपर कंजुगेशन इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस एच एंड माइनस एच, प्लस एच एंड माइनस एच, ठीक है। प्लस एच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और माइनस एच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो इसके एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि CH3 ग्रुप जोड़ा, ठीक है, CD3, देखो अब एक चीज और, CH3 है, CH3 का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा किसे, CD3 से, ड्यूटेरियम से, और अगर मैं ट्राइटियम ले लूं तो उससे और ज्यादा होगा, बिकॉज अब आपको पता है, मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था, प्लस आई CD3 का ज्यादा होता है, बताया था, CD3 से बताया था, ये CH3 ये होता है, तो अगर आपका CT बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये जो मेरा CT बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसको तोड़ना कम इजी नहीं रहेगा ना मेरे लिए, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कौन सा बॉन्ड इजीली टूटेगा, CH3 में तो बॉन्ड टूटता ही है ना, हमारा बॉन्ड तो टूटता ही है, ये H प्लस बनेगा, जब अगर ये प्लस H देगा तो H प्लस बनेगा, तो इस बॉन्ड को तो मुझे तोड़ना है, CH बॉन्ड को, तो किसमें इजी टूटेगा, CH3 में टूटेगा ऑब्वियसली, तो प्लस H CH3 का ज्यादा है, ठीक है। और माइनस एच के मैंने आपको एग्जांपल कौन कौन से बताए, CF3 हो गया, CCl3 हो गया, CBr3 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके जब भी जुड़े होंगे तो वो आपको क्या दिखेंगे, माइनस एच, CF3, CBr3, ठीक है, CI3, इसमें भी आप वही सेम चीज, इसमें वही सेम चीज, आपका अगर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड है, ठीक है, आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो साइज जो हो रही है वो क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो ओवरलैपिंग की क्या होगी, कार्बन और फ्लोरीन की जो ओवरलैपिंग है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना, छोटी चीजें, छोटे छोटे जो ऑर्बिटल, छोटे जो साइज के होते हैं वो इजीली ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है, तो साइज बढ़ेगी तो ओवरलैप क्या हो, ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाएगी, ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है हमारी, जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ना, जो बॉन्ड बन रही है इनके बीच में, कार्बन और फ्लोरीन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बन रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए CI बॉन्ड को तोड़ना इजी है एज कंपेयर टू CF, एज कंपेयर टू CF, तो आपका माइनस एच का जो ऑर्डर है, माइनस एच का ऑर्डर क्या हो जाएगा, CI बॉन्ड का सबसे ज्यादा माइनस एच होगा, क्योंकि CI बॉन्ड टूटना इजी है, क्योंकि बॉन्ड तो टूटेगा ना हमारा CI वाला बॉन्ड, बताया ना मैंने, I माइनस बनेगा कार्बन आयोडीन वाला, तो माइनस आई CI का ज्यादा होगा, देन CBr बॉन्ड का ज्यादा होगा,
देन योर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का उससे कम, और सबसे कम किसका कम होगा, CF का। जबकि आपका माइनस है इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, CF बॉन्ड का सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, देन क्लोरीन का होता है, देन ब्रोमीन का होता है, देन आयोडीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, -H का ऑर्डर और -I का ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है भाई, इज इट क्लियर? लेकिन आपको अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कि अब देखो ऑपोजिट हो गए, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों होते हैं। जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा है, CH3 का ज्यादा है, लेकिन उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है ना कम। तो इस जब भी ऐसा आता है ना मिसकंसेप्शन, इस टाइप का कुछ हो जाता है, तो क्या होता है आपको ध्यान रखना है, रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। इसीलिए देखो, ध्यान रखना है आपको, रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम इंडक्टिव है। इसलिए ओवरऑल जो है आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी को बताना है। मींस अगर CH3 ग्रुप है तो इसका आपको पता है, इसका प्लस H जो है CH3 CD3 और CI3, तो इसमें प्लस H किसका ज्यादा है, CH3 का ज्यादा है, प्लस H का ऑर्डर यही ना प्लस H का ऑर्डर। तो ओवरऑल जो है यही डोमिनेट करेगा, CH3 का आपको प्लस H ही देखना है। ठीक है, माइनस प्लस आई के, अगर आप प्लस आई देखते हो इसका प्लस आई का ऑर्डर तो ये है, तो प्लस आई के ऑर्डर के हिसाब से तो CI3 ज्यादा होना चाहिए ना, बट हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग फैक्टर है, इसलिए हमेशा हम लोग यही वाला पढ़ेंगे, यही वाला, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव को डोमिनेट करता है। ठीक है, क्लियर है भाई, क्योंकि और इसका भी मैं रीजन बताया था आपको, इंडक्टिव शिफ्ट क्या पार्शियल शिफ्टिंग होती है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। अभी मैंने पढ़ाया ना आपको, ऑर्बिटल से ही बताया, हाइपर कॉन्जुगेशन में कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल शिफ्टिंग होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसलिए वो थोड़ा सा कम बन सकते। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज क्लियर। तो मैंने आपको तीनों जो मेथड थे तीनों बता दिए, रेजोनेंस बता दिया, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट बताया, फिर रेजोनेंस बताया, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो कुछ इसमें से आपको अल्कीन की जो स्टेबिलिटी के क्वेश्चन जो आए हैं ना, कुछ कुछ वो आपको करा देती हूँ। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन एक दो एप्लीकेशन भी है, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है, कार्बोकैटायन है फॉर एग्जांपल, दिस इज योर कार्बोकैटायन। ये मेरा कार्बोकैटायन है, ठीक है, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकैटायन, राइट, देन दिस। इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन तो आप लिखेंगे ना भाई, हाइड्रोजन तो अपने आप ऐड कर लेना इनके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे CH3 तो लेफ्ट से राइट, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 6। ये रहा अल्फा कार्बन, इसको अल्फा हाइड्रोजन मत बोलना, दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन। जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अल्फा हाइड्रोजन 6, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, आपके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमारी स्टेबिलिटी क्या आएगी, डिक्रीज है। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें बनेगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 है, तो ये सबसे ज्यादा आपका कार्बोकैटायन स्टेबल, इसलिए बोलते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बताते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई इतना? ऐसे ही आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, अगर मैं यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दूं, ऐसे फ्री रेडिकल, यहाँ प्लस के रेडिकल लगा लो, बस सेम चीज यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे रेडिकल लिख देती हूँ, रेडिकल, टर्शियरी रेडिकल, ये मेरा टर्शियरी रेडिकल है, ये मेरा सेकेंडरी रेडिकल है। तो टर्शियरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे रेडिकल लिख लो। ठीक है, तो ये मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन से आपको स्टेबिलिटी बता दी, सिंपल चीजें हैं। ठीक है, अब देखो अल्कीन की स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे देखते हैं, अल्कीन की स्टेबिलिटी देखो, पहली चीज आपको क्या देखनी है, जो कॉन्जुगेटेड अल्कीन जो भी होती है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन देखो स्टेप वाइज चलना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहली चीज हमें क्या देखनी है, जब भी अल्कीन तो कॉन्जुगेटेड है, दैट विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड अल्कीन नॉन कॉन्जुगेटेड से हमेशा ही ज्यादा स्टेबल है। पहली चीज तो ये होगी, पहले तो आप ये देख लो,
नॉन कॉन्जुगेटेड, ठीक है, नॉन कॉन्जुगेटेड। अब नेक्स्ट चीज क्या, नॉन कॉन्जुगेटेड, मान लो इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि आपको क्वेश्चन में सारे नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन दे रखे हैं, तो क्या देखोगे आप, सेकंड स्टेप नॉन, अगर आपको नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन दे रखे हैं तो क्या देखना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। मैं आपको समझा चुकी हूँ हैप्पी कॉन्जुगेशन, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर हमारे अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है, अगर मेरे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, सेम, जैसे कि, तो हम क्या देखते हैं, अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन वो ज्यादा स्टेबल होती है किसी सिमेट्रिकल एल्कीन से, सिमेट्रिकल एल्कीन, और सिमेट्रिकल एल्कीन में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है किससे, सिस से। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको पूरा पिक्टोरियल आपको क्लियर हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इस टाइप की एल्कीन, मतलब एक तरफ तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे CH3 लगा के, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। और सिमेट्रिकल मतलब ये वाला, ये वाला, ये सिस से एक ट्रांस, ठीक है, एक सिस बना लो एक ट्रांस बना लो, ये आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन है, राइट। तो अनसिमेट्रिकल मतलब क्या, दोनों जो कार्बन है वो दोनों की तरफ जो ग्रुप्स जो अटैच है वो डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे इधर दोनों तरफ CH3 है, इधर CH3 है, और इधर एक H और H है, डिफरेंट हो गए ना, जबकि यहाँ पे दोनों कार्बन में एक तरफ CH3 एक तरफ H है, इसमें भी एक तरफ H है और एक तरफ CH3 है, तो सिमेट्रिकल, ठीक है। तो इस पिक्टोरियल के उससे चलना है आपको, राइट। पहले आपको देखना है कॉन्जुगेटेड एल्कीन है कि नहीं है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, फिर नॉन कॉन्जुगेटेड देखना है, नॉन कॉन्जुगेटेड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे ज्यादा होंगे वहाँ पे आपके स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब मान लो अल्फा हाइड्रोजन भी सेम हो गए, फिर क्या देखना है आपको, एल्कीन की सिमेट्री कैसी है, अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मैं आपको बता चुकी हूँ, इस टाइप की जो एल्कीन होती है ये अनसिमेट्रिकल होती है, ठीक है, और इस टाइप की जो एल्कीन होती है ये सिस है, और ये वाली आपकी ट्रांस है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन्स, ये दोनों आपकी सिमेट्रिकल है, राइट। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होती है, और अगर दोनों ही सिमेट्रिकल है तो ट्रांस जो फॉर्म होती है, ट्रांस वाली फॉर्म, ट्रांस जो है जो नीचे बनाई है बनी ज्यादा स्टेबल होती है किसी सिस, इस तरह से एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग, आपको अरेंज करना है एल्कीन्स को उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CH3 राइट, डबल बॉन्ड CH3। सेकंड ऑप्शन आपका ये है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखो, आपको मुझे स्टेबिलिटी बतानी है एल्कीन्स की, ठीक है। राइट, फोर्थ ऑप्शन, एक इसका ट्रांस बना देती हूँ, ठीक है। अब मुझे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, इनकी स्टेबिलिटी का मुझे ऑर्डर बता दो फटाफट। B greater than D, BADC. BADC, ओके, और बताओ, BDCA, नहीं भाई, BDCA कैसे होगा, BADC, BADC, BDCA नहीं होगा भाई, डी तो देखो, BDCA नहीं होगा, इसका आंसर होगा सबसे ज्यादा बी है, देन ए आएगा आपका, ठीक है, देन डी आएगा और देन सी आएगा। मैंने आपको क्या बोला, देखो ये जो दोनों एल्कीन है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, दिख रही है सिमेट्रिकल एल्कीन, ग्रुप सेम है दोनों कार्बन के, दोनों तरफ एक तरफ हाइड्रोजन एक CH3, हाइड्रोजन CH3 दोनों में यही तो है, तो ये तो सबसे कम स्टेबल रहेंगे सी और डी। तो अब ए और बी क्या है, अनसिमेट्रिकल है,
अनसिमेट्रिकल, अब अनसिमेट्रिकल में क्या देखना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन बताया था मैंने, अल्फा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कितने, 3 6 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बी आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, देन ए। अब सी और डी में क्या, कौन सा स्टेबल है, ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म डी, डी आपका ज्यादा स्टेबल हो गया सी से। क्लियर है आशीष यादव, आशीष यादव, ठीक है, क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, तो इस तरह से आपको स्टेबिलिटी देखनी होती है एल्कीन की, ठीक है, ये पिक्टोरियल आपको ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं इनके तीनों के, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, वो लिख लो आप लोग, ठीक है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस, रेजोनेंस कहाँ कहाँ काम करते हैं, रेजोनेंस वर्क्स एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पे ही काम करता है रेजोनेंस, ठीक है, विद इक्वल इंटेंसिटी, विद इक्वल इंटेंसिटी, रेजोनेंस वर्क्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद इक्वल। ये हमने देखा, इसका प्लस चार्ज माइनस चार्ज कहाँ पे आ रहा था, जब प्लस आर दिखा रहे थे, माइनस आर दिखा, तो ऑर्थो पैरा पे ही आ रहा था ना, मेटा पे तो आ ही नहीं रहा था, कभी भी नहीं आ रहा था मेटा पे, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग विद इक्वल इंटेंसिटी, राइट। इट नेवर वर्क्स, इट नेवर वर्क्स एट, इट नेवर वर्क्स एट मेटा पोजीशन, कभी भी मत बना देना, मेटा पोजीशन पे कभी भी रेजोनेंस नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा यहाँ पे, अगर मेरा यहाँ पे अगर ये कोई मेरी रिंग जुड़ी है, इसमें CH3 ग्रुप है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगाती हूँ ना इसका, तो इसका कभी भी मत लगा देना आप लोग माइनस आर, ये मेटा पे अटैच है, ये नहीं लगाएगा माइनस आर, ठीक है, जो भी मेटा पे अटैच होता है वो कभी भी नहीं लगाता है। तो रेजोनेंस जो है कभी भी मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता, रेजोनेंस वर्क्स एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेकंड इसमें क्या है, रेजोनेंस जो प्रोसीड करता है, रेजोनेंस कैसे चलता है हमारा, किससे चल रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन से, पाई इलेक्ट्रॉन से इधर ना, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, कभी प्लस में इधर शिफ्ट हो रहे थे, उधर शिफ्ट हो रहे थे, ऐसे। तो पाई रेजोनेंस कैसे प्रोसीड करता है इन द सिस्टम, वाया पाई इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस प्रोसीड वाया पाई इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड जो है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स एट ऑल पोजीशन, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हर पोजीशन पे काम करता है, और ऑर्डर क्या होता है, ipso पे सबसे ज्यादा, देन ऑर्थो पे, देन मेटा पे, देन पैरा पे, बताया भी था मैंने आपको। जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ाई जाएंगे, जेड ग्रुप है, ये अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट इस फर्स्ट वाली पोजीशन पे होगा, उससे कम इफेक्ट इस पे होगा, उससे कम इफेक्ट इस पे होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। सिमिलरली अगर आपका कोई डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप है, ये CH3 है, तो इसका ये ऑर्थो पोजीशन है, मान लो कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है मान लो, तो इसका इफेक्ट, और कोई इसके मेटा पे जुड़ा हुआ है, इसका माइनस आई और इसका माइनस आई में इसका माइनस आई ज्यादा रहेगा ऑर्थो वाले, क्योंकि वो पास में जुड़ा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, इप्सो पोजीशन, मतलब इप्सो मतलब सेम पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे आपका ग्रुप जुड़ा ना जेड, उसी पे ही अगर मैं कोई ग्रुप जोड़ देती हूँ उसको इप्सो बोलते हैं। और ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और फिर पैरा पोजीशन, ठीक है, ये आता है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। तो रेजोनेंस जो होता है वो ओनली ऑर्थो और पैरा पे काम करता है विद इक्वल इंटेंसिटी, ऐसा नहीं कह सकते कि ऑर्थो ज्यादा बनाया पैरा ज्यादा बनाया, बराबर होता है रेजोनेंस दोनों पे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट आपका इप्सो पे ज्यादा होता है, देन ऑर्थो पे, देन मेटा पे, देन पैरा, मेटा के बाद पैरा पे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे प्रोसीड होता है सिस्टम में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग दिखाते हैं ना हम लोग, इस तरह से दिखाते हैं रिंग में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसे प्रोसीड करता है, वाया सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इंडक्टिव इफेक्ट प्रोसीड इन द सिस्टम वाया सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। लिख लो इसको, इंडक्टिव इफेक्ट प्रोसीड्स इन द सिस्टम वाया द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट क्या बचा आपका, हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन क्या है, इट इज सेम एज रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, सेम एज रेजोनेंस, मींस इट विल आल्सो वर्क एट ऑर्थो एंड पैरा। हाइपर कंजुगेशन भी आपको ऑर्थो और पैरा पे काम करेगा, इट विल नेवर वर्क एट मेटा पोजीशन, और इट विल वर्क एट ऑर्थो एंड पैरा विद इक्वल इंटेंसिटी के साथ करेगा। अब देखो जिसके ना मिला के तीनों के क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हाइपर कंजुगेशन रखते हैं, तीनों रहेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन इज सिमिलर टू रेजोनेंस, it means it will work at ortho and para position with equal intensity,
बट इट विल नेवर वर्क एट मेटा पोजीशन, कभी भी मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन आपका काम नहीं करता। और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे प्रोसीड करता है सिस्टम में? वाया पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे रेजोनेंस किया था, तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसीड्स वाया पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं एक बार समराइज कर देती हूँ फिर से सारा। Resonance and hyperconjugation both works at ortho and para position with equal intensity, but they never work at meta position, and they proceed via pi electrons in the system. Right? Inductive effect जो होता है, inductive effect वर्क्स, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इट प्रोसीड इन द सिस्टम, इंडक्टिव इफेक्ट सिस्टम में कैसे प्रोसीड करता है? वाया सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और इंडक्टिव इफेक्ट की जो इंटेंसिटी होती है वो इप्सो पोजीशन पे सबसे ज्यादा, इप्सो मतलब जिसमें भी आपने ग्रुप जॉब रखा है, जैसे मान लो इसी ग्रुप पे जेड ग्रुप है, इसी पे आप किसी का इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हो, तो सेम ग्रुप पे इंडक्टिव इफेक्ट जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कम हो जाता है। तो इप्सो पोजीशन पे सबसे ज्यादा, ऑर्थो पे उससे कम, फिर मेटा, फिर पैरा। ठीक है, ये है हमारे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है इसके रेजोनेंस इंडक्टिव हाइपरकॉन्जुगेशन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी देती हूँ, इसमें तीनों इफेक्ट देखने हैं आपको, रेजोनेंस भी देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना है, और आपको हाइपरकॉन्जुगेशन भी देखना है। ठीक है, और एक चीज और, रेजोनेंस डोमिनेट करता है हाइपरकॉन्जुगेशन को, हाइपरकॉन्जुगेशन किसे डोमिनेट करता है? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको ध्यान रखना। कहीं अगर आपको ऐसा लगे कहीं पे तीनों काम कर रहे हैं तो आप किसको डोमिनेटिंग मानोगे? रेजोनेंस। ठीक है, अब देखो, और इंडक्टिव इफेक्ट में आपको मैंने वो भी बताया, डीएनपी रूल बताया, डी डिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर नंबर, और लास्ट में क्या देखते हैं? प्रायोरिटी देखते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। रेजोनेंस देखना है पहले, रेजोनेंस एब्सेंट है, फिर हाइपरकॉन्जुगेशन है, वो हाइपरकॉन्जुगेशन एब्सेंट है तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखो, और इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है तो आप कैसे देखोगे? डीएनपी रूल से डिस्टेंस देखो, इसमें डिस्टेंस सबसे कम है उसी का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर नंबर देखो कितने नंबर जुड़े हैं, फिर प्रायोरिटी क्या है उसकी, प्रायोरिटी वाला, ये मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था डीएनपी रूल के हिसाब से, क्वेश्चन करवाए थे इंडक्टिव इफेक्ट वाली क्लास। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ठीक है, अब देखो, कार्बोकेटाइन ही बता सोचते हैं, CH2 प्लस, CH2 प्लस है, CH2 प्लस, CH2 प्लस, CH2 प्लस। राइट, अब मैं इस पे ग्रुप लगा देती हूँ, एक बार OH लगा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक बार मेटा पे लगा देती हूँ, एक बार पैरा पे लगा देती हूँ। अब आप मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ABCD। आपको मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता, आपको ध्यान क्या रखना है? देखो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कुछ अगर उसको अगर कोई विड्राइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा वो, तो कोई डोनेटिंग ग्रुप होगा उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, DDAC। और बताओ भाई, DDAC। दोबारा देखो आप रौनक, दोबारा से देखो एक बार, और बताओ भाई,
और बताओ भाई, कोई आंसर तो बताओ राइट इसका आंसर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? DBAC। ओके, और बताओ। DBAC ठीक है, और बताओ। देखो भाई, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, सिंपल। यहाँ पे क्या OH का क्या लग रहा है, प्लस आर लग रहा है। प्लस आर लगेगा क्योंकि OH ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, तो प्लस आर लगेगा, इसका लगेगा प्लस आर क्योंकि इसमें लॉन्ग पेयर है। और OH का क्या लगता है, माइनस आई लगता है, माइनस आई लगता है। अब ये OH मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन में मतलब इसका प्लस आर तो नहीं लगेगा, क्योंकि मेटा रेजोनेंस जो इफेक्ट है मेटा पे काम ही नहीं करता, तो यहाँ प्लस आर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ओनली माइनस आई। ठीक है, ये पैरा पोजीशन पे है, तो यहाँ पे प्लस आर भी लगेगा और क्या लगेगा, माइनस आई भी लगेगा। लगेगा प्लस आर माइनस आई, दोनों रहेगा। अब आपको क्या करना है, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? कौन बढ़ाया कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी? मैंने बताया था आपको, ये पॉजिटिव चार्ज है, जिस पे डोनेटिंग ग्रुप वाले इसको स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे प्लस आर वाले, प्लस एच वाले, प्लस आई वाले बढ़ाएंगे ना, और घटाएंगे कौन? माइनस आर, माइनस एच, माइनस आई। ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों में प्लस आर ज्यादा है, बी और डी में प्लस आर है, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस इज डोमिनेंट देन हाइपर कंजुगेशन देन इंडक्टिव। तो ऑब्वियसली बी और डी को देखेंगे हम पहले, इन दोनों में प्लस आर लग रहा है। अब हम देखेंगे माइनस आई। माइनस आई जिसमें कम रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि माइनस आई ज्यादा रहेगा तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को तो कम कर देगा ना वो। ठीक है, तो माइनस आई ज्यादा किसमें रहेगा, जिसमें और पास में जुड़ा है, ये OH इसकी ऑर्थो पे जुड़ा है, तो इसका माइनस आई ज्यादा है। और इसका माइनस आई कम है, किसका, पैरा वाले का, तो इसका माइनस आई क्या है, माइनस आई इसका थोड़ा सा कम रहेगा, किसका, पैरा वाले का। इसीलिए हमारा डी जो है सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर बी हो जाएगा। ठीक है, और सी में भी माइनस आई है, और एज कम्पेयर टू ए में तो माइनस आई है ही नहीं, तो ए ज्यादा स्टेबल हो गया, बी सबसे और सी सबसे कम स्टेबल हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है भाई, DBAC। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। देखो, आपको कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, मीन्स आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करो, उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। देगा कौन, प्लस आर देगा। ठीक है, तो प्लस आर रहेगा, प्लस आर वाले ज्यादा स्टेबल, लेकिन जहाँ पे माइनस आई रहेगा वो उसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। माइनस आई मतलब और उसका पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो माइनस आई उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। राइट, तो इसीलिए सी वाला जो है सबसे कम स्टेबल है, क्योंकि उसमें ओनली माइनस आई काम कर रहा है, इसलिए सबसे कम स्टेबल हो गया एज कम्पेयर टू ए। और बी और डी में क्या है, प्लस आर लग रहा है हमारा, प्लस आर लग रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, बी और डी में मैंने आपको क्या बोला, ऑर्थो और पैरा पे प्लस आर बराबर लगता है, ऑर्थो और पैरा पे आपका जो प्लस आर की जो इंटेंसिटी होती है बराबर है। प्लस आर तो कॉमन हो गया दोनों में। अब आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, तो ऑर्थो में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा रहेगा कि पैरा पे ज्यादा रहेगा, ऑर्थो पे ज्यादा रहेगा। तो ऑर्थो का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, इसीलिए स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, इसलिए ऑर्थो वाला कम हो गया और आपका पैरा वाला ज्यादा हो गया। ठीक है, क्लियर अभी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी? क्लियर है? वो कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। यस, क्लियर है? रौनक क्लियर हो यस गया? मैम। रौनक, आपने गलत बताया ना आंसर? मैम क्लियर क्लियर। आपने बी को ज्यादा बताया ना? हाँ हाँ, क्या सोच के बताया? वो प्लस आर वो माइनस आर मैंने नहीं देखा बाद में, माइनस आई नहीं देखा, माइनस आई माइनस नहीं आई। देखा। हाँ, तो माइनस आई तो देखना अभी। प्लस आर तो कॉमन हो गया ना बी और डी में, तो कोई कॉमन हो जाता है तो रेजोनेंस कॉमन हो गया, फिर हम हाइपर कंजुगेशन पे जाएंगे। हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे है ही नहीं, ओएस को हाइपर कंजुगेशन देते नहीं, फिर हम किस पे जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट में जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, अब देखो एक दो क्वेश्चन और कराओ, और करा देती हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा कार्बोकटाइन ही करा, देखो कार्बोकटाइन समझ जाओगे तो कार्बोकटाइन तो आ ही जाएगा, उसका ऑपोजिट है एकदम। ठीक है, CH2 प्लस कार्बोकटाइन ही कराते हैं, अब मैं CH3 देती हूँ, CH3। ठीक है, पहले एक सिंपल बना लो, पहले एक सिंपल बना लो विदाउट CH3। ठीक है,
अब ऑर्थो मेटा पैरा बना लो, तो आपको मुझे स्टेबिलिटी बतानी है। सिंपल वाला ज्यादा स्टेबल है कि ऑर्थो मेटा और पैरा? ठीक है, जल्दी से बता दो मुझे। कार्बोकेटाइन है CH2 प्लस, ऑर्थो भी जोड़ दिया मैंने CH3, ठीक है। एक बार मेटा पे जोड़ देती हूँ, CH3। जल्दी से मुझे ऑर्डर बता दो इसका, ठीक है। ABCD है या ऑर्थो मेटा पैरा कुछ भी मान लो आप लोग। CH2 प्लस और ये पैरा पे आपके CH3, तो ये सिंपल है। सिंपल मतलब कोई ग्रुप में जुड़ा उसमें, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा। मुझे जल्दी से इसका ऑर्डर बता दो, जल्दी से देखते कौन बताता है सबसे पहले। पहले रेजोनेंस देखना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, ठीक है। यस, BDCA, ओके। और बताओ, इस बार सही है? और बताओ भाई, और बोलो भाई, और लोग नहीं बता रहे। BDCA, ओके। देखो भाई, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है आपका फर्स्ट वाले में, केतन परमार, ठीक है। देखो इसमें कुछ, इसमें आपके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 जुड़ा है, तो CH3 कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस H लगेगा, लगेगा प्लस H, और क्या लगेगा? प्लस I, ठीक है। यहाँ पे मेटा पे है, मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करता, ओनली यहाँ क्या लगेगा? प्लस I। यहाँ पे वही सेम चीज, प्लस H भी लगेगा और प्लस I भी लगेगा। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? प्लस H की होती है, प्लस I की होती है, दोनों की होती है। अब देखो D और D में, ऑर्थो और पैरा में, ऑर्थो और पैरा में आपके हाइपर कॉन्जुगेशन कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर काम करता है, इक्वल इंटेंसिटी से। अब अपन किस पे आ जाते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट पे। इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे ज्यादा लगता है कि पैरा पे? ऑर्थो पे ज्यादा लगता है, और ये प्लस आई है, इसीलिए ऑर्थो को ज्यादा हो गया, ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, देन पैरा। अब आ जाओ सिंपल और मेटा पे। मेटा पे डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसकी इंडक्टिव इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बढ़ जाएगी, तो आपका मेटा हो गया, देन आपका सिंपल वाला, सिंपल, या आप ए बोल सकते हो, सिंपल, राइट। क्लियर है भाई? Is it clear to everyone? Is it clear? आगे चलें? यस मैडम। और दे दो एक और क्वेश्चन, और दे देती हूँ, कुछ माइनस H वाले दे देती हूँ आपको। CH2 प्लस, ठीक है, अगेन CH2 प्लस, मैं तो इसी में कर देती हूँ। यहाँ पे आपके CH3 की जगह आप CCl3 कर लो। CH2 प्लस था, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे CH3 की जगह आप CCl3 कर लो, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है, CH3 की जगह मैंने क्या कर दिया? CCl3। अब मुझे इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, कार्बोकेटाइन। CH3 की जगह मैंने क्या कर दिया? CCl3, CCl3, ठीक है, CCl3, CCl। अब मुझे इनका ऑर्डर बता दो, अब मुझे इनका ऑर्डर बता दो फटाफट। और तो मेटा पैरा, CCl3 का क्या लगेगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से आपको अरेंज करना है, ठीक है। बताओ भाई जल्दी से। ए
सी डी बी। ओके, और बताओ। और बताओ भाई, देखो इधर देखो सब लोग। CCl3 क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, -H लेगा और -H। यहाँ पे तो फर्स्ट वाले में तो कोई ग्रुप ही नहीं है, सेकंड वाले -H लेगा -I लेगा। CCl3 यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है, मेटा वाले में, तो इसमें क्या लगेगा, ओनली -I, -H नहीं लगेगा, बिकॉज मेटा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन कभी भी काम नहीं करता है। हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, पैरा पोजीशन पे फिर से वही -H -I। अब आपको पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को -H -I दोनों ही क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कार्बोकेटाइन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी -H की। तो तीनों जो है, मतलब आपको ऑर्थो मेटा पैरा तीनों ही कम स्टेबल रहेंगे, किसी सिंपल वाले से। सिंपल वाले से तीनों ही कम क्या रहेंगे, सबसे कम स्टेबल, क्योंकि सब में हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव दोनों लग रहे हैं माइनस वाले, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो सिंपल हो गया। अब आते हैं अपन किसमें -H -I कम लग रहा है, तो माइनस हाइपर कंजुगेशन डोमिनेटिंग फैक्टर आपको पता है, तो इसीलिए हाइपर कंजुगेशन वाला तो सबसे कम स्टेबल हो गया। अब आते हैं इंडक्टिव पे, तो सबसे कम बीच वाला मेटा वाला हो गया, सिंपल हो गया, फिर मेटा हो गया। अब आ जाओ आप ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो पे -I ज्यादा कहाँ पे लग रहा है, ऑर्थो पे ज्यादा रहेगा, इसीलिए हमारा पैरा पहले और फिर ऑर्थो बाद। ठीक है, सिंपल, फिर मेटा, फिर पैरा, फिर ऑर्थो। आपको ये देखना है कहाँ पे कम से कम -H लग रहा है, कहाँ पे कम से कम -I लग रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या देखना है, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव है, हाइपर कंजुगेशन वाला डोमिनेटिंग है, -H जहाँ पे ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो देखो मेटा वाले में ओनली -I लग रहा है, -H लग ही नहीं रहा, तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसकी मेटा वाले की, जिसमें -H नहीं है। ठीक है, अब जिसमें -H है, -H कॉमन हो गया, सेकंड ऑर्थो और पैरा में -H इज कॉमन। अब हम इंडक्टिव साइड देखेंगे तो -I जिसमें ज्यादा लग रहा है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो -I ज्यादा किसमें लग रहा है, ऑर्थो में लग रहा है -I, डिस्टेंस कम है तो -I ज्यादा लग रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है भाई, इज इट क्लियर? कोई भी डाउट है आज क्लास में तो पूछ लो। देखो रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड एसिड, इसको ना हम लोग एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सभी मैं आपको बता चुकी हूँ, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, बहुत काफी चीजें जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक्स वाली जो चीजें होती है ना वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को डाउट है इसमें लास्ट, ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट कुछ अपने मन से NH2 जोड़ लिया, OR जोड़ लिया, कभी NO2 जोड़ लिया, अपने हिसाब से जोड़ के, क्लोरो जोड़ लिया, ब्रोमो जोड़ लिया। हेलोजेंस में आपको पता है, हेलोजेंस में ध्यान रखना, हेलोजेंस से +R लगता है और -I। अगर यहाँ पे ओनली Cl रहता है ना, ओनली Cl, तो उसका क्या करते हैं, +R लगाते हैं और -I। फिर देख लो कहाँ पे रेजोनेंस डोमिनेट करता है, कहाँ पे इंडक्टिव डोमिनेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जोड़ लो, CCl3 OH जोड़ लो, NH2 जोड़ लो, OR जोड़ लो, हेलोजेंस जोड़ लो, कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ लो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जोड़ लो और अपने अकॉर्डिंग उसके सारे ऑर्डर्स निकालो। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज और आती है, ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में, वो मैं आपको कल बता दूंगी। प्लस मैं आपको कीटोन वाला बताऊंगी, और फिर हम लोग नेम रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ओके। ठीक है भाई, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है आज की क्लास में? नो मैडम। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।